हाँ, तो जो टोटल आपका इंडिया का 100% एरिया है, उस एरिया का हमारा जो परसेंटेज है वो अगर आप एग्जाम में आएगा तो यही टिक करेंगे, कितना आपका 1.69%। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है 1.69%। तो 1 का आंसर हो गया सी। अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था, उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या किस जिले में है, सबसे कम। ठीक है, तो इसका आंसर है 2 का बी, रुद्रप्रयाग में सबसे कम जनसंख्या है। ठीक, इसका एक आरसीबी करके भी एक फुल फॉर्म है, रुद्रप्रयाग चंपावत बागेश्वर ऐसे करके भी बढ़ा रखा है। ठीक है, सबसे कम इस पे, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो दीपा ध्यान रखना, परीक्षा वाणी अगर आ गई आपके पास बुक, तो शुरू के जो 40 पन्ने उसको लगातार रिवाइज करो, वहां से 5-6 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और वहीं से मैं भी क्वेश्चन आ गई बुक्स, आ गई ना? यस सर, सारी बुक्स आ गई सर। ठीक है, तो शुरू के जो परीक्षा वाणी के 40-45 क्वेश्चन हैं वो रोज रोज रिवाइज करोगे, वन लाइन स्टेटमेंट है आपके। हाँ, अच्छा, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तराखंड में दशकीय वृद्धि दर कितनी है? ये, हाँ, ये एक मिनट, ये डिकेड ग्रोथ है आपकी। ठीक है, कि 10 साल में जो है कितनी आपकी डिकेड ग्रोथ हुई है, तो इसका आंसर है आपका ये 18%। ठीक है दीपक, ये किया था? यस सर, नहीं सर मैंने किया नहीं था ये वाला, ये छोड़ दिया था। नहीं तो वही जो शुरू के 40 पन्ने प्लीज रिवाइज करो। देन चौथा क्वेश्चन देखिए, दशकीय वृद्धि दर यानी कि डिकेड ग्रोथ रेट में देश में सभी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है ऑर्डर वाइज? ठीक है, इसका आंसर है सी 17। ठीक है, उत्तराखंड का जो है वो 17th क्या है आपकी, 17 जो है आपकी वो पोजीशन है। ठीक है, ये टिक करके आओगे, 17th पोजीशन है आपकी। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आप क्या है, निम्न में से उत्तराखंड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहला भाई ये है कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल क्या है आपका, भीमताल है, और दूसरा भीमताल का आकार चौकोर है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपका ए। ठीक, खाली पहला सही है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल क्या है, भीमताल है, ये शायद पता होगा दीपक को। और दूसरा यस सर। ये गलत क्यों है सर क्योंकि वो स्क्वायर शेप में नहीं है सर, हाँ, वो कुछ ट्रायंगुलर लाइक है, तिकोना है, ट्रायंगुलर है। ठीक है, वो आपका क्या है, तिकोना है। तो ये टिक करके आपको आना है। कौन सा भीमताल का आकार, हाँ ये चीज। ठीक है, तो ये आपका हो गया भीमताल वाला क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। ये सही कि गलत है? गलत है। दीपा आपका? सर मेरा जो गलत है सर। गलत है, ठीक है, जो गलत है बताना सही से। फिर उसके बाद निम्न में से उत्तराखंड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है आपका कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, 7 ताल को त्रिऋषि सरोवर भी कहा जाता है, और दूसरा नौकुचिया ताल कुमाऊं की सबसे गहरी झील है। तो इसका आंसर जो है वो है आपका बी, ओनली 2। ठीक है, सिर्फ यही सही है, नौकुचिया ताल। श्री ऋषि ताल जो है वो नैनीताल को कहा जाता है, जो नैनीताल झील है आपकी उसको क्या कहा जाता है, श्री ऋषि सरोवर। ठीक है दीपक? यस तो सर। ये स्टेटमेंट गलत, ये सही। ये सही है क्वेश्चन 6 वाला, आपने किया नहीं? हाँ सर मैंने डीपेस्ट तो किया था, बट मुझे थोड़ा ये त्रिऋषि सरोवर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। अब आप लोग ये जो सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन गलत करोगे, हाँ नैनीताल को, ठीक है, वो बुक में देखोगे मिल जाएगा, ऐसे गलत मत करो, यही तो आपको पीछे फेंक देंगे। अच्छा, 7th क्वेश्चन देखिए, which of the following statements are correct? Himachal Pradesh was the first state in India which introduced e-cabinet in 2021, और झारखंड become the first state in India which has 2 green energy cities। तो इसका आंसर क्या होगा? 7 का आंसर है आपका ए। ठीक है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट ही सही है और दूसरा गलत है। क्यों? कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने 2 ग्रीन सिटी आपकी लॉन्च की है? मैंने करंट अफेयर पढ़ाया था। हाँ, झारखंड नहीं, नहीं सर, सर आपने बताया था अभी। उसका आंसर है आपका बिहार। बिहार ऐसी सिटी है जहां पे 2 ग्रीन सिटीज क्या हुई हैं, लॉन्च हुई। ठीक है, बोध गया और वो वाला जहां पे मोक्ष मिला था आपका, मैं पढ़ा चुका हूं। तो 7 का भी गलत कर दिया इनकी, सही आपका। ठीक, आपका दीपा? सर गलत है सर। गलत हो गया, कोई बात नहीं, कोशिश करो भाई, ये पढ़ाया है सारा। 8 का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो भाई 8 का आंसर है आपका सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। एमपी स्टेट शेयर द बाउंड्री विद 6 स्टेट्स, मैंने बोला था इंडिया का मैप लगातार पढ़ते रहो। और पौड़ी जो है ये वो सही है, 7 डिस्ट्रिक्ट को क्या करता है, टच करता है, बढ़िया। देन 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो 9th का जो फर्स्ट। हाँ 9th का जो है वो है आपका बी,
ओनली 2 है सर, क्योंकि वो 124 इसमें नेशंस हैं ऊपर हाँ, वाले में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत दे रखे, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। सोलर सेल या फोटोवोल्टिक सेल क्या आपके होते हैं। देन 10th आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो 10th का आंसर जो है वो है आपका सी, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। वाडिया सर ये इंस्टीट्यूट सही ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश इन 1968 और उसको शिफ्ट किया गया था देहरादून में हमारे 1976 में, ठीक है, सही है सर। दिल्ली में था, वहां से शिफ्ट किया गया देहरादून 1976, ठीक है, चलो बढ़िया है, ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि पता होगा आप लोगों को, लेकिन अच्छी बात है पता है। अच्छा 11वां क्वेश्चन, सर दोनों सही है। 11th का है सी, बढ़िया, दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, बिल्कुल बढ़िया। हनीफ साहब लेके आए थे और पहली बार 81 में तो मैंने एग्जाम में, ईवीएम सुबह ही पढ़ा सर, मैंने सुबह पढ़ा था ये वोटिंग वाला। ठीक है बढ़िया, ये आ भी ये अच्छी बात है एग्जाम में। नेक्स्ट 12, हाँ मैंने जो मैं तो ये भी असाइनमेंट ठीक दे है रहा हूँ सर। उसको भी दे रहा हूँ मैं। सर ये भी सी है सर। अच्छा आपका आंसर क्या किया अपने उसमें, आंसर में क्या किया सर मेरे को सेकंड वाले ऑप्शन में थोड़ा वो हो रहा था। अच्छा ठीक है, 12th का आंसर जो है सी है, दोनों स्टूडेंट बिल्कुल सही है। वीवीपैट हेल्प टू डिटेक्ट पोटेंशियल एक्शन फ्रॉड और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ईवीएम, बढ़िया। अच्छा वीवीपैट में जो स्लिप होती है वो क्या आपको मिलती है? हाँ, वो वहीं पे जमा हो जाती है, आपको बस दिखाई देता है कि आपने किसको वोट दिया, ठीक है। देन उसके बाद 13 का क्वेश्चन, 13 का आंसर डी। 13 का सर आंसर डी है, हाँ, बोथ आर रॉन्ग, बहुत बढ़िया, ये भी गलत, ये भी क्योंकि गलत। 64 सैटेलाइट्स है जुपिटर के पास और मर्क्यूरी के पास 1। हाँ, मरकरी के पास 1 है कि एक भी नहीं है? हाँ, नहीं सर, नहीं एक भी नहीं है सर, एक भी नहीं है, और मैंने इसमें क्या लिखा है, एक 4। भी नहीं सर। हाँ, ठीक, तो डी आंसर सर है। एक भी नहीं है। हाँ, ठीक है बढ़िया। हाँ, अगला आप देखते हैं 14, निम्न में से उत्तराखंड में कौन सा कथन सत्य है? तो भाई 14 का जो आंसर है वो है आपका सिर्फ ए, ओनली 1। जो लोकसभा में उत्तराखंड का बिल था वो 1 अगस्त 2000 को पारित हो गया था, लेकिन जो हमारे राष्ट्रपति थे कौन, आर के नारायण, उन्होंने 28 अगस्त के आसपास इस पे साइन किया, तो 30 जो है आपका गलत है। ये उसमें शुरू में कॉपी में दे रखा है और ये पूछा गया उत्तराखंड टीचर्स में, प्लीज आप उस बात को, जो उत्तराखंड की जो परीक्षा वाली मैंने बोली है वही शुरू के 40 पन्ने में दे रखा है, ठीक है। तो दीपा वो 40 पन्ने को रोज पढ़ोगे, ठीक है? यस सर। शुरू के 40 पन्ने समझ में आ गए ना, जो मिसलेनियस वाला टाइप का है यस सर। शुरू में। अच्छा 15 का आंसर, निम्न में से उत्तराखंड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो 15 का आंसर जो है वो है डी, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा संस्कृत 2011 में निर्धारित की गई, गलत, इससे पहले कर दी गई थी आपकी, ठीक है। और कॉमन पिकॉक उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। कॉमन पिकॉक क्या उत्तराखंड का? बटरफ्लाई। तो सर ये है हमारी वो सेकंड वही है ना, संस्कृति है, लेकिन वो 2011 नहीं, पहले की गई थी, ठीक है, ठीक है दीपक, ये सही है कि गलत है आपका? 15 तो गलत, गलत कर दिया, गलत है कौन सा गलत हो गया? सर, वो पहला वाला गलत हो गया, सेकंड लैंग्वेज वाला सर, उसको मुझे कोई आइडिया नहीं था सर। ठीक, 16 का देखिए, ब्रह्मभवन की उत्तराखंड में निम्न से कितनी प्रजातियां मिलती हैं? रेक्टिफिकेशन है, सीधा आंसर 25। सब परीक्षा वाणी में दे रखा है, और ये मैं आपको पहले बता दूं 2002 के पीसीएस में आया था और फिर 2006 के पीसीएस में आया था, ये लगा रिपीट मारता है और अब फिर से आ सकता है, इसलिए आपको एक एक लाइन पढ़नी है, ठीक है दीपक, उसकी जो 40 Yes, पढ़ने शुरू के। अच्छा फिर 17 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से उत्तराखंड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये तो रिपीट हो गया भाई, ये तो रिपीट हो गया, छोड़ दो उसको। सर रिपीट हुआ है ये। हाँ छोड़ देते हैं इसको। 17वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से उत्तराखंड का राज्य गीत किसके द्वारा लिखा गया? कौन बताएगा? ये तो आसान है, सर नरेंद्र नेगी। नरेंद्र, मैंने जानबूझ के डाला था नरेंद्र सिंह नेगी कि आप लोग भटक जाओ, इसका आंसर है हेमंत बिष्ट, ठीक है, ए आंसर है, क्या किया है ये? वो 16 चैप्टर में ना 2 बार हो गया ना। अच्छा हेमंत बिष्ट किया, ठीक है, 1 नंबर दे दो। दीपा को पता नहीं, दीपा उस किताब में दे रखा है। 18वां क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में सबसे कम दिन का राष्ट्रपति शासन कब से कब तक लगा था? ठीक है, तो इसका आंसर है 18 का ए, 27 मार्च 2016 से लेकर 11 मई 2016 तक, ठीक है। ये क्वेश्चन हाँ हाँ इसमें ये थे आपके, हाँ
तो ये क्वेश्चन भी आपका 2 बार एग्जाम में आ चुका है। अभी एक बार एसीएफ वाले में आया था, उससे पहले किसी में आया था। अच्छा 19 क्वेश्चन। चलो भाई इसका आंसर सबसे सर, आसान है। किसको मिला है भारत रत्न? गोविंद वल्लभ पंत जी वल्लभ को। पंत। आपने क्या किया? ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो सुनीता नंदन पंत पे कोई फंसा नहीं, मतलब ठीक है। अनिल बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए भाई आखिरी क्वेश्चन, और ये पक्की बात है कि दीपा को पता होना चाहिए। तो वो था करेक्ट सर। बोथ आर करेक्ट, ठीक है। नैनीताल को ऋषि सरोवर जो पहले बता दिया मैंने कहा जाता है, और गिरिताल और द्रोणाताल दोनों का है उधम सिंह नगर में। हमें लगता है कि ये सर कहाँ होंगे? काशीपुर। हाँ काशीपुर में, बढ़िया, ये आपके काशीपुर में। ठीक है, चलो तो कितने सही हो रहे भाई 19 में से आपके? इसमें काउंट की ये इसमें बोथ आर करेक्ट। अभी आप कह रहे हैं काशी काशीपुर उधम सिंह नगर में है ना, शहर है आपका। ठीक है, हाँ। दीपा 19 में से कितने सही हो रहे हैं? सर मैं 1 मिनट बता रही हूँ। 19 15 सही है, यानी कि 15 सही, 19 में से 15 सही है और 2 गलत हो गए। 3 छोड़, 3 क्या, एक तो वही, अच्छा 3 तो एक तो वही थे ना, कि एक तो गलत रिपीट हो गया हमारा, हाँ है ना, एक तो रिपीट हो गया। ठीक है दीपा आपके? सर मैं 4 तो करे ही नहीं थे सर। अच्छा 4 नहीं किए थे, और बाकी कितने सही निकले? और सर 4 गलत हो गए तो उस वजह से 5 गलत हो गए ना। हाँ ठीक है, 5 मतलब 4 गलत पे 1 गलत होगा ना, 4 पे 1 क्वेश्चन कम हाँ तो होगा। 5 गलत हो गए ना सर, वो 5 गलत हो गई, 4 छोड़ दिए सर। हाँ तो 4 तो छोड़ दी, कोई 9 बात नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके। हाँ सही कितने हो रहे फिर? हाँ सर दीपा 10। 10, ठीक। हाँ ठीक है, आपका तो ठीक है, लेकिन हमें और अच्छा करना है, क्योंकि बॉयज में कट ऑफ पता नहीं क्या जाए, कोई भरोसा नहीं। लड़कियों के हिसाब से दीपा ठीक है आपका, ठीक है। आपका कितना 10 प्लस हो रहा है ना, सही? यस सर। हाँ ठीक है, लेकिन हमने एक्यूरेसी और सुधारनी है इसको। और ये क्वेश्चन कोई मैंने बाहर से नहीं पूछा, आउट ऑफ सिलेबस कुछ जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लगातार, जो असाइनमेंट्स में आपको दे रहा हूँ मैं वहीं से आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है दीपा? यस सर। ठीक है, चलो अब हेडिंग डाल लो, हम लोग मॉडर्न इंडिया का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। और क्या ये आप दोनों के लिए पॉसिबल है कि जो अभी हमने कल किया था 1857 से लेकर 1947 मिसलेनियस मॉडर्न इंडिया, ये कहीं अलग बना रखा है, कहाँ बना रखा है? नहीं, क्योंकि मैं अभी और भी मिसलेनियस दिखाता रहूंगा, 10-15 मिनट इसमें लिखाते रहेंगे। तो दीपा कोशिश करना है कि इसके लिए अलग से कुछ पन्ने में लिखते रहो, मिसलेनियस ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो वो जो अभी हमने, क्योंकि एक तो मोनोटोनस इसके बाद थोड़ा सा कुछ पेजेस मैं छोड़ देती हूँ सर, नहीं फिर इसके पेजेस बाद। मत, नहीं पेजेस मत छोड़ो, एक काम कर लो कि मिसलेनियस ऑफ मॉडर्न इंडिया जो है प्लेन पन्ने में लिखते रहो, उसको फिर स्टेपल कर देना उसको। सबसे अच्छा वही एक इलाज में समझना है, ठीक है दीपा? क्योंकि यस सर। एक तो हम ऑर्डर वाइज चल ही रहे हैं, पहले हमने किया 57 से 1947 तक, अब हम कर रहे हैं गवर्नर गवर्नर वाइसरॉय, और मिसलेनियस पीछे से हमारा चलता रहेगा। तो वो पन्ने में लिखना और फिर यहाँ पे स्टेपल कर देना, ठीक है? हाँ आगे चलो बैठो। वो कहाँ गया वो? वो भी उसने बहुत अभी तक ना लिथार्जी का अप्रोच अपना रखा, वो सीरियस नहीं हो रहा इतना, क्या चक्कर है, काम रहता उसको? उसको ग्रेड सी वाली कोई पढ़े ग्रुप सी वाली कोई निकल गया जो ये देख पाया था। कहाँ क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर बनने के आप तैयारी करो, फिर कहाँ ये ग्रुप सी में? अच्छा ये लॉन्ग टर्म का लोग नहीं, मैं कई स्टूडेंट सोचते नहीं कि इसका चलो निकल गया ग्रुप सी में, सैलरी पता कितनी है, क्या से काम चलेगा आपका, आपका पोटेंशियल क्या है, फिर कहाँ से करोगे? चलो उसका अपना मन है। चलो भाई हम लोग करेंगे अब दीपा और क्या कहते हैं ये कि अब गवर्नर जनरल और वाइसरॉय, ठीक है? तो सीधे हम लोग उस पर कूदते हैं, जो जो मेन आपके हैं। तो सबसे पहला एक मिनट, इसमें ऊपर नीचे कैसे हो जाएगा? सबसे पहला हेडिंग डालो, जो सबसे पहला हम लोग वाइसरॉय करेंगे, लॉर्ड क्लाइव। हेडिंग डाल लो दीपा, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। क्योंकि अपर और लोअर पीसीएस में गवर्नर जनरल और वाइसरॉय से 3 क्वेश्चन आए, फ्लक्चुएट किए, तो मतलब मिनिमम 2 तो क्वेश्चन दीपा आए हैं, तो हम उसके बारे में करेंगे। है बहुत लंबा लेंदी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि फटाफट हम लोग कर लें। तो टाइम में आपको नहीं लिखा है,
कि कब से कब तक कौन सा वॉइस गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, और उसके बाद वॉइस था। वो हम नहीं कर रहे हैं टाइम, क्योंकि टाइम आपके एग्जाम में आता नहीं इतना। हम सीधे करेंगे उनके टेन्योर के दौरान क्या क्या फंक्शंस हुए, क्या क्या काम हुए, क्या क्या वॉर हुई, जो आपके एग्जाम में आता है सीधा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो रॉबर्ट क्लाइव में क्या हुआ। व्हाइट रेवोल्यूशन, सबसे पहला काम जो इसके टाइम पे हुआ था, व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन, अब ये थी क्या सफेद क्रांति? ये कोई दूध की क्रांति नहीं थी, ना ना, दूध की क्रांति नहीं थी। आपको आवाज साफ आ रही है ना दीपा? ये सो है ना, क्योंकि मैंने माइक आज नीचे रखा है टेबल पे। तो इसमें क्या था कि हम सबको पता है कि हमारे जो ब्रिटिशर थे वो किस तौर पे आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे आए थे, और ये एक प्राइवेट कंपनी थी। तो होता ये था कि उस समय कई लोग जो है ब्रिटेन से, यंग जो लड़के हुआ करते थे ब्रिटिशर थे, वो ऑफिसर के तौर पे यहाँ अपॉइंट होके आते थे इंडिया में, और ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। तो काम करने के साथ साथ वो अपना पर्सनल ट्रेड भी करते थे, इंडिया से सामान को खरीदते थे, वापस ब्रिटेन भेज दिया करते थे अपने दोस्तों को या फैमिली मेंबर को, जिससे उन्होंने पैरेलल ईस्ट इंडिया कंपनी के पैरेलल अपना बिजनेस शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या शुरू हो गया, घाटा होना। तो रॉबर्ट क्लाइव जो आए, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि भाई कोई भी अब अपना क्या नहीं करेगा, प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा। तो इससे जितने ब्रिटिश ऑफिसर यहाँ पे थे जो काम किया करते थे, वो बड़े नाराज हो गए रॉबर्ट क्लाइव से, और उनके अगेंस्ट में, रॉबर्ट क्लाइव के अगेंस्ट में क्या शुरू कर दिया, रिवॉल्ट, जिसको क्या नाम दिया गया, व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, देखो समझ में आ गया व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, तो सीधे कहानी के तौर पे बढ़ते आएंगे आगे। देन सेकंड लिखिए आपका डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, या लिख दीजिए ही इम्प्लीमेंटेड डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, DUAL, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। इसको अगर हम मोटे मोटे तौर पे कहें, ज्यादा डिटेल नहीं आएंगे, तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने ये कहा कि जो भी आपके महाराजा, राजा या जो जमींदार हैं, वो हम ऐसा करते हैं कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जो पैसों का मामला है, वो ब्रिटिशर संभाल लेंगे, कलेक्शन करना हो गया, गाँव से हो गया, और जो वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन संभालेगा, वो राजा महाराजा या नवाब संभालेंगे। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है दीपक। उसके बाद तीसरा लिखिए, थर्ड जो रॉबर्ट क्लाइव ने किया, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद फर्स्ट एंड सेकेंड। हेडिंग डाल लो, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद फर्स्ट, ये लिख दो, ईयर लिखो, एग्जाम में पूछा था कई बार। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद फर्स्ट, ये लिखिए 1765। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद फर्स्ट 1765, 1765 ये लिख लीजिए। किसके बीच में हुई थी, एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, बिटवीन नवाब ऑफ अवध एंड ब्रिटिशर। ठीक है, बिटवीन नवाब ऑफ अवध एंड ब्रिटिशर, ये हुई थी इलाहाबाद ट्रीटी फर्स्ट। और फिर लिखिए इलाहाबाद ट्रीटी सेकंड, इलाहाबाद ट्रीटी सेकंड, इलाहाबाद ट्रीटी सेकंड, ये आपकी हुई थी 1765 में, 70 उसी साल हुई थी 1765 में। और ये लिखो किसके बीच में हुई थी, आपकी मुगल एम्परर शाह आलम, मुगल एम्परर शाह आलम, मुगल एम्परर शाह आलम एंड ब्रिटिशर्स। ठीक है, मुगल एम्परर शाह आलम एंड ब्रिटिशर्स, शाह आलम एंड ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो ये दो आपकी चीज होगी जो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है। फिर एक और चीज लिखिए, रॉबर्ट क्लाइव establish सोसाइटी फॉर ट्रेड, सोसाइटी फॉर ट्रेड। तो इसने क्या किया कि जब व्हाइट रेवोल्यूशन हो गया था, लोगों को समझाया बुझाया गया, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, तो इसने एक अलग से सोसाइटी बना दी कि भैया ऐसा है कि तुम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में रह के काम भी करो, और साथ ही साथ क्या करो, अगर तुमको अपना यहाँ से सामान भेजना है वहां ब्रिटेन और ट्रेड करना है, तो इस सोसाइटी के थ्रू क्या करो, ट्रेड करो, कि हमको पता चले कि कितने लोग जो ब्रिटिश अधिकारी यहाँ काम कर रहे हैं, वो कितने लोग प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो सोसाइटी फॉर ट्रेड एग्जाम में आ जाए, किसके टाइम पर आपका हुआ था, तो आपका हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पर। ठीक, हाँ, सोसाइटी फॉर ट्रेड, बढ़िया।
तो इसमें व्हाइट रेवोल्यूशन का मैंने लिखा दिया था आपको, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक। अच्छा, जहां आपने व्हाइट रेवोल्यूशन लिखा है उसको व्हाइट म्यूटिनी भी कहते हैं। कभी एग्जाम में आ जाए व्हाइट रेवोल्यूशन या व्हाइट म्यूटिनी, व्हाइट रेवोल्यूशन या व्हाइट म्यूटिनी या व्हाइट म्यूटिनी, ठीक है दीपा? यस सर। कितने फंक्शन हो गए इसके? 4। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इसके बारे में पूछते हैं। एक मिनट, कुछ छूटा तो नहीं हमारा। देखिए, he was known as, इसको क्या बोलते हैं? He was known as harbinger of future। हाँ, ये मैं लिख रहा हूँ, harbinger of future, harbinger of future, ठीक है। एक तो ये नाम पढ़ा था रॉबर्ट क्लाइव का, harbinger of future, और दूसरा लिखो हेवन बॉर्न जनरल, हेवन बॉर्न जनरल, ठीक है, हेवन बॉर्न जनरल, हरबिंजर ऑफ फ्यूचर, और दूसरा आपका हेवन बॉर्न जनरल। हरबिंजर ऑफ फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य का अग्रदूत, हिंदी में इसको बोलते हैं भविष्य का अग्रदूत। और हेवन बॉर्न जनरल का क्या हो गया भाई? स्वर्ग में पैदा हुआ जनरल। तो ये कभी एग्जाम में आ जाए कि किस गवर्नर के बारे में बोला जाता था, तो आप टिक करेंगे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में ये शब्द यूज किए गए थे, ठीक। चलिए अब आते हैं अगला हम लोग, अग्रदूत मतलब कि उसको करने वाला प्रिकर्सर जो बहुत आगे जाके उसमें काम करे, ठीक है। अच्छा, अब अगला लिखिए वॉरेन हेस्टिंग, अगला नाम लिखिए, तो गलत हो गया, वॉरेन हेस्टिंग, HASTING, हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। अब देखते हैं भाई इसके क्या कामकाज थे वॉरेन हेस्टिंग के। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, लॉर्ड क्लाइव जो है सर फर्स्ट गवर्नर थे बंगाल के। हाँ, बंगाल के गवर्नर। अभी मैं लिखाऊंगा फर्स्ट गवर्नर, लास्ट गवर्नर, फिर उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर जनरल, वो एक अलग से लिस्ट बनेगी, ठीक है दीपा? ओके सर। वो मैं अलग से, उससे एक क्वेश्चन आता है, मैं कराऊंगा। देखो भाई, हेस्टिंग के टाइम पे लिखो, सबसे पहला काम हेस्टिंग ने क्या किया? एबॉलिश ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम। आते ही इन्होंने बंद कर दिया, एबॉलिश्ड ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन या ड्यूल गवर्नमेंट या ड्यूल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये इन्होंने आते ही क्या कर दिया? बंद कर दिया। क्योंकि जब रॉबर्ट क्लाइव ने ये शुरू किया था ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, तो उनको बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसमें इतना ज्यादा क्या हो सकता है, करप्शन। तो बहुत ज्यादा क्या हो गया था उसमें दीपा? करप्शन हो गया था, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? उसको बंद कर दिया। दूसरा लिखिए, सेकंड थिंग जो आपकी थी, he shifted capital from Munger, Mungar, Munger to कोलकाता, ठीक है, मुंगेर टू कोलकाता। वहां पे ये अपनी कैपिटल लेके आ गए। तो देख रहे हैं जैसे जैसे मुंगेर से कोलकाता आई, कोलकाता से कहाँ जाएगी? दिल्ली जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये एक शिफ्ट बना है। तो ये मुंगेर कह सकते हो, पहली कैपिटल थी, लेकिन उस समय तक इतनी वास्ट नहीं थी जितनी जब कलकत्ता में आकर उन्होंने उसको बिल्कुल क्या किया? बिल्कुल डेवलप किया, ठीक है। तो मुंगेर टू कोलकाता, ठीक है दीपा? क्वेश्चन आता है कि किस गवर्नर ने मुंगेर से कोलकाता कैपिटल शिफ्ट की थी? तो टिक करना वॉरेन हेस्टिंग। यस सर। अब मैं ये सब आपको क्वेश्चन डालना शुरू कर दूंगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ सब रिवाइज करते रहो। देखो वो 50 शुरू के पन्ने मानना रिवाइज, वो बहुत हैवी पन्ने हैं, मतलब लगातार आपको लगेगा अच्छा ये भी है, लेकिन वो लगातार रहोगे यार तो हाथ हो जाएगा। दूसरा लिखिए, बड़ा अच्छी चीज है जो आज भी हमारे चल रही है, ये हेस्टिंग के टाइम पे डेवलप हुई थी। देखिए क्या चीज है भाई, ड्यूरिंग हिज टेन्योर, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे, ड्यूरिंग हिज टेन्योर, हिंदू कोड and Muslim code implemented in British India. Hindu code and Muslim code implemented in British India. तो ये भाई क्या है आज के अकॉर्डिंग अगर देखें या उस समय के अकॉर्डिंग, ये सारे के सारे आपके फैमिली लॉ है। तो आज भी हमारे यहाँ जो फैमिली लॉ है, ध्यान रखना, हमारे जो क्रिमिनल लॉ तो क्या है? CRPC, IPC हो गया,
और आपका क्या कहते हैं अलग अलग जो मोटर व्हीकल एक्ट है ये सब आपके बन चुके हैं बहुत सारे। तो हिंदू कोड और मुस्लिम कोड ये फैमिली लॉ है, और आज भी हमारे यहाँ इसी लॉ के अंदर में हमारी शादियां, डाइवोर्स, जमीन का बंटवारा वो सब इसी में होता है, ठीक है, हिंदू कोड में और मुस्लिम कोड। फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो यही बात चल रही है। हाँ तो दीपा यूनिफॉर्म सिविल कोड सुना है? वहीं पे कहीं बॉक्स में लिखो किस आर्टिकल में आता है, आपने जिक्र किया इसका, तो किस में लिखोगे, कौन सा आर्टिकल है? इसको दीपा लिख लो, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो हमारे आर्टिकल 44 में आता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। एग्जाम में पूछ सकता है किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 44। दीपा समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मुझे लगता नहीं कभी हो पाएगा, क्योंकि देखो मुसलमानों में जो शादी है उनके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, हमारे यहाँ जो शादी है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हमारे यहाँ तो उसको अलग ही ढंग से हम लोग क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, ठीक, तो अलग है। उनके यहाँ तलाक का अब जाके तरीका, जब सुप्रीम कोर्ट ने दखल लिया कि भाई खाली 3 तलाक बोलने से तलाक नहीं होगा, प्रॉपर आपको करना पड़ेगा। तो वो कुछ पैसे देते हैं ना सर शादी के वक्त? बहुत नहीं, पैसे नहीं देते, वो लड़की के अकाउंट में पैसे जमा किए जाते हैं, वो उनके, मैं बोलूंगा अच्छी चीज है, वो लड़की की सिक्योरिटी होती है कि इन केस अगर उसका शौहर उसको तलाक दे दे तो जो सम ऑफ अमाउंट जमा है लड़की के नाम से दी गई है, फादर को या लड़की को, जो भी जहां भी हो, वो तो कुछ लड़की को कहते हैं, मिल उसका जाए। नाम है उर्दू में हाँ कुछ है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। हाँ अमाउंट। डिपेंड करता है कितना है, ये भी है, कई बार तो बहुत ज्यादा देते हैं। हाँ शिया में ज्यादा देते हो। चलो खैर ये उनका इंटरनल मैटर है, पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ये लॉ क्या करते हैं, एक जैसा करते हैं, और वो बहुत मुश्किल है। अच्छा अगला लिखिए, ही, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट और एग्जाम में बहुत आता है, ही स्टॉप्ड द पेंशन ऑफ, स्टॉप्ड द पेंशन, स्टॉप्ड द पेंशन ऑफ मुगल एम्पर, स्टॉप्ड द पेंशन ऑफ मुगल एम्पर, ठीक है। जबकि जब इन्होंने क्या कहते हैं लाल किले पे वो किया था, ऑक्यूपाइड किया था, तो प्रॉमिस किया था कि भाई हम आपको जिंदगी भर और आपके जो वंशज होंगे उनको पेंशन देते रहेंगे, बट इन्होंने वो बंद कर दिया, वो होना ही था। देन लिखिए एक और काम क्या हुआ भाई हेस्टिंग के टाइम पर, ही शिफ्टेड ट्रेजरी, ही शिफ्टेड ट्रेजरी, जहां पे सारा पैसा इकट्ठा होता है, ठीक है दीपा, ही शिफ्टेड ट्रेजरी फ्रॉम मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद टू कोलकाता, मुर्शिदाबाद टू, एक्सक्यूज मी सर, हाँ तो थोड़ा सा बीच में आवाज क्रैक सी हुई तो मुझे सुनाई नहीं दिया कौन सा पॉइंट, ही शिफ्टेड कैपिटल, सर। कौन सा पॉइंट सुनाई दिया? सर पेंशन जो मुगल एम्परर की हाँ स्टॉप की थी उसके नेक्स्ट। हाँ उसके नेक्स्ट ये लिखा रहा हूं, ही शिफ्टेड ट्रेजरी, ठीक है, सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ, he shifted treasury from मुर्शिदाबाद टू कोलकाता, ठीक है। आज भी हमारे यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रेजरी होती है, कचहरी के पास ट्रेजरी है, वहां पे सभी की सैलरी हो गई, सभी के जो पेंशन के कागजात होते हैं, और जो आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो पेपर होते हैं, वो पेपर होने के डेट से लगभग 2-3 हफ्ता पहले ही वहां ट्रेजरी में आके रख दिए जाते हैं, इन हाई सिक्योरिटी, एसडीएम डीएम और एसएसपी की उसमें साइन से वो खुलते हैं लॉकर, और तभी वो पेपर उस दिन सुबह के टाइम पर निकाले जाते हैं, उसके पहले वो अलाउड नहीं होते, ठीक, इसलिए ये पेपर कभी लीक नहीं होते, क्योंकि अगर लीक होंगे तो कौन फंसेगा, डीएम हो गया, एसएसपी हो गया, डीएसपी हो गया, सब फंसते हैं, इसलिए पेपर बहुत हाईली सिक्योर होते हैं। अच्छा फिर अगला लिखिए, ही सेटअप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, BOARD, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ही सेटअप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है दीपा, लिख दिया, यस सर। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, ही सेटअप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। देन लिखिए एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, he started trial and error method, he started trial and error method, he started trial and error method, ठीक है। ये ट्रायल और एरर मेथड था, ब्रैकेट में लिखो कहां पर था, रेवेन्यू सिस्टम, या लिखो सॉरी लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम,
ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि भाई किसने ट्रायल एरर मेथड स्टार्ट किया था, तो आप ये टिक कर सकते हो। ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक, देन उसका लिखिए अगला पॉइंट, देखो ड्यूरिंग हिज टेन्योर, हेस्टिंग के टाइम की बात हो रही सब, ड्यूरिंग हिज टेन्योर ब्रिटिश पार्लियामेंट दीपा बता देना कहीं आवाज अगर ऐसा कहीं हो तो। यस सर। ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड, क्या पास किया था भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट ने? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो भाई एक क्वेश्चन तो हमें यहां से मिल गया कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था उस समय यहाँ का वो कौन था, गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग था। लेकिन साथ में लिखिए अगला कंटिन्यू करते हुए, थ्रू दिस एक्ट सुप्रीम कोर्ट was established in 1774. Through this act, Supreme Court was established in 1774. ठीक है, तो देखो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन अगर आएंगे तो घुमा के दे सकता है एग्जामिनर कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश हुआ, तो आप टिक करोगे रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, कब स्टैब्लिश हुआ? 1774 में। और कहाँ स्टैब्लिश हुआ ये तो लिखा ही नहीं, कोलकाता में। सर ने बताया था, तो बताया था मैंने, कोलकाता। ठीक हाँ है, सर। और यहाँ पर एक बेटा, हाँ यहाँ पे लिखो एलिजा इम्पे, EEMPAY करके, एलिजा इम्पे, फर्स्ट चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एलिजा इम्पे was the first chief justice of supreme court। और बाकी 3 जज के नाम लिख लो, and the other 3 name of the 3 judges। कहीं से भी एग्जाम में आ गया ना तो एग्जाम करके आ जाओगे अपर पीसीएस। तो अभी एक न्यूज मैंने पढ़ी थी थोड़े दिन पहले कि सुप्रीम कोर्ट में जो है 9 जजेस एक साथ अपॉइंट किए हैं, जिसमें 3 लेडीज हैं। हाँ ठीक है, एक जो नाग रत्ना करके कोई है, वो अभी 2014 में चीफ जस्टिस बन जाएंगी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की थी वो, और अब सुप्रीम कोर्ट की बन जाएंगी, सीजीआई बनेगी, क्योंकि सीनियरिटी के हिसाब से वही आ गई। और ये हमारे लिए बड़े सम्मान की बात होगी कि पहली बार एक फीमेल जो है, पहली बार एक, यस हाँ कोलिजियम में किया था वो तो है ही। और यहाँ पे मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशन जज की क्या थी? रुको दीपक पहले इसको बताया दो। हाँ बताइए प्लीज, बताया था ना मैंने? चलो दीपा आप बताओ अगर याद है तो, बिना कॉपी देखे। सर नहीं बताया था। बताया था भाई, 5-10 दीजिए, बताया। इसने ज्वाइन नहीं किया था क्या दीपा ने? शायद सर मैं नहीं पता मुझे सर। देखो उसका जो क्वालिफिकेशन है वो है 5-10 डीजे। मतलब कि अगर आपको इसे एक्स को सुप्रीम कोर्ट का वो बनाना है, जज बनाना है, तो इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए। और निकालता हूं मैं, अब ये क्या है? या तो ये जो एक्स है जिसको आप सुप्रीम कोर्ट का जज बना रहे हैं, ये 5 साल तक हाई कोर्ट का जज हो, किसी भी हाई कोर्ट का। ठीक है, यस सर। मिनिमम 5 इयर्स तक। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती, दूसरी क्या थी? 10 इयर्स तक हाई कोर्ट में क्या करता हो? एडवोकेसी की प्रैक्टिस करता हूं। ठीक है, यस सर। ठीक। और अगर मान लो ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती, तो जो डीजे है, यानी कि जो ये एक्स है, वो डीजे हो, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसको लिख लो, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम जो जजेस बनते हैं वो पहली वाली कंडीशन होती है, यानी कि वो हाई कोर्ट के पहले से क्या होते हैं? जज होते हैं। ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड जस्टिस नहीं ज्यूरिस्ट, ज्यूरिस्ट। ओके, हाँ इसका मतलब हिंदी में होता है प्रख्यात न्यायवादी है, वो कोई भी हो सकता है, इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक,
Yes, sir. अच्छा, वापस आते हैं अपने मॉडर्न इंडिया में, क्या कर रहे थे हम लोग? Sir, हाँ, Eliza Impe. पर and the three judges and the other three judges were, दो बाकी के 3 जजेस के नाम लिख लो, एग्जाम में आ जाता है। सबसे पहला लिखिए चैम्बर्स, चैम्बर्स ये पहले जज थे उस समय के कलकत्ता हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। देन लिमेस्टर, लिमेस्टर, ठीक है, लिमेस्टर। और थर्ड आपके हाइड, HYDE, हाइड, लिमेस्टर और आपके हाइड। चैम्बर्स हो गया, लिमेस्टर हो गया और आपके क्या हो गए? हाइड हो गए, ठीक है। ये सारे के सारे आपके क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के उस समय के जज थे। बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखिए, और क्या भाई इनके काम है? देखिए पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट was passed in 1784. Pitt's India Act was passed in 1784. यानी कि वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे 2 एक्ट पास हुए। पहला कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट, और दूसरा दीपा कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगला लिखिए, इन 1781, in 1781 मदरसा, यानी कि मॉस्क तो नहीं बोलेंगे, तो अच्छी हो गई। मदरसा was established in कोलकाता, मदरसा was established in कोलकाता by British fund, मदरसा was established in कोलकाता by British fund, मदरसा established in कोलकाता by British fund, ठीक है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि भाई ब्रिटिशर्स ने क्या दिए थे? आपके बकायदा पैसे दिए थे क्या एस्टैब्लिश करने के लिए मदरसा। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पहले मदरसा एस्टैब्लिश नहीं होते थे, पर वो मुसलमान अपने पैसों से करते थे। पहली बार ब्रिटिशर्स ने क्या दिए? पैसे। फिर अगला लिखिए, इन 1784 द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज एस्टैब्लिश्ड, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल was established. आज क्या ऑरेंज अलर्ट है? कोई बात नहीं, इस बार कुछ ज्यादा ही बारिश होती है उत्तराखंड में। हाँ, तो ये क्या है? क्लाइमेट चेंज। आपके नैनीताल में तो हो रही है दीपा बहुत। यस सर, यहाँ पर तो हो रही है। और लैंडस्लाइड भी बहुत सुना है मैंने हुआ है। लैंडस्लाइड भी सर लैंडस्लाइड बहुत, हाँ सर, हल्द्वानी के पास भी, और अभी एक यहाँ पे बीर भट्टी एक जगह है, वहां पर भी हुआ। तो काफी लैंडस्लाइड्स हो रही हैं सर यहाँ पे। शांत होता ही है। खैर चलो वापस आओ। अरे ऑल वेदर रोड तो मजाक है। जब ऑल वेदर रोड बन रही थी तभी कई एक्सपर्ट ने बोल दिया था कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि इतनी चौड़ी रोड कर रहे हैं, आप पहाड़ों को मार देंगे। और खुल गए वो फॉल्ट। अभी और बहुत नुकसान होगा। मैं ये मोदी का जो सपना, और ये ट्रेनिंग के लिए वो बना रहे हैं ना सुरंगे, वो बेवकूफी है, हम नहीं कर सकते। आप नहीं देखो, कर तो सकते हैं, लेकिन कब? जब वो ट्रेनिंग के लिए सुरंग कैसे बनाए? वो जो मशीन होती है ड्रिल करती है, हाँ, यहाँ आप ब्लास्ट कर रहे हो, क्रैक आ जाएंगे। अरे मजाक, वो प्रपोज प्लान है ना। अरे वो पूरा मसूरी नीचे आएगा, नहीं होता ऐसा, वो मजाक कर रहे हैं लोग। चलो खैर कोई बात नहीं, वापस आते हैं अपने में। तो 2 काम तो आपके इनके ये हो गए, ठीक है। उसके बाद अगला लिखिए, when Warren Hastings back to England, when Warren Hastings back to England, जब भाई इनका टेन्योर यहाँ पूरा हो गया तो वापस अपने इंग्लैंड गए। बैक टू इंग्लैंड, he faced the impeachment process. ठीक है दीपक? यस सर।
तो ये एग्जाम में आता है कि वो कौन सा आपका गवर्नर था जिसको इम्पीचमेंट झेलना पड़ा था, क्योंकि इसके ऊपर ये एलिगेशन लगा हेस्टिंग के ऊपर कि भारत में रहते हुए इसने खूब करप्शन किया। ठीक है, तो ही फेस द इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब लिख लो भाई, एक कदम आगे चल लेते हैं, अपर पीसीएस में आ सकता है। लिखिए एडमंड, अगला पॉइंट लिखना एडमंड, ADMAND, एडमंड बर्ग, BARK, एडमंड बर्ग, कॉमा चार्ल्स जेम्स, कॉमा शेरिडन, SHERIDEN। तो ये रट्टा मत मानना, एक पिक्चर मेमोरी रखना, MCQ में आएगा तो पहचान लोगे। शेरिडन एंड गिलबर्ट, GILBERT, गिलबर्ट started this impeachment process। ठीक है, और इसको खाली सुन लो, ये जो इम्पीचमेंट प्रोसेस था अगेंस्ट दी वॉरेन हेस्टिंग, ये पूरा 7 साल चला और 7 साल के बाद उनको फ्री कर दिया कि नहीं भाई, आपके ऊपर जो एक्सप्लिकेशन लगाए गए थे वो सारे के सारे क्या है, झूठ है। यानी कि इन साहब ने 7 सालों में खिला पिला के क्या कर दिया, आपका बराबर कर दिया। ठीक है, अच्छा फिर अगला लिखो, वॉरेन हेस्टिंग एबॉलिश, एक बड़ा अच्छा काम किया, इसको मैं बनाऊंगा बाद में, लेकिन अभी लिख लो हेस्टिंग एबॉलिश ददनी सिस्टम, एक प्रथा हुआ करती थी हमारे यहाँ, ददनी प्रथा, एबॉलिश ददनी सिस्टम। ठीक है, एक चीज हो गई। फिर दूसरा लिखो, ही स्टैब्लिश टकसाल तो पता होगा ना जहाँ सिक्के बनते हैं, ही स्टैब्लिश टकसाल इन कोलकाता, ठीक है, बढ़िया। अब अगला लिखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका टर्नओवर लिख लो क्योंकि इसको हम मानते हैं बहुत। 1786 से लेकर 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस, CORN कॉर्नवालिस, लिख दिया दीपक? तो वॉलिस, हाँ कॉर्नवालिस। अरे वो सारी स्लाइडें मैंने लिख रखा था, वो स्लाइडें ऊपर नीचे हो गई मुझसे, अभी जैसे ही आएंगे तब करेंगे। कॉर्नवालिस लिखा दीपा आपने? यस सर। लॉर्ड कॉर्नवालिस, टाइम क्या लिखा? 1786 से लेकर 1793। चलिए भाई, इसमें लिखिए इनके टाइम की क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला, इंट्रोड्यूस मोबाइल कोड। कॉर्नवालिस क्या लेके आया सबसे पहले? मोबाइल कोड, इंट्रोड्यूस मोबाइल कोड। अब दीपा इसका मतलब क्या हुआ, मोबाइल कोड का मतलब? सर मोबाइल कोड मतलब जहाँ पे जरूरत है वहां। हाँ, ये सीधे अपना पूरा लाव लश्कर लेके गांव पहुंच जाया करते थे, वो क्या बन गई? मोबाइल कोड। दूसरा लिखिए, सेकंड थिंग इनके टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंट है, he give more powers to the collectors, more powers to the collector, जिसको आप लोग डीएम बोलते हैं, यूपी में कलेक्टर बोलते हैं, डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं। मोर पावर्स टू दी कलेक्टर, ठीक है। हमारे यहाँ तो एसडीएम को कुछ समझते नहीं है, कुछ मतलब यूपी में जाके देखो एसडीएम कितनी बड़ी सी पत्ती लगा के चलेगा, जैसे मतलब कौन आ गया, वहां बेचारे चुपचाप निकल जाते हैं। अच्छा, पावर्स, जबकि दोनों की पावर एक जैसी है, टू दी कलेक्टर्स। फिर अगला लिखिए, नेक्स्ट थिंग, ही एबॉलिश्ड, तीसरा काम क्या किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? ही एबॉलिश्ड फौजदारी कोड, फौज FAUZ होगा, सॉरी,
FAUZ, फौजदारी कोड, फौजदारी कोड, ये इसमें खत्म कर दिया। ठीक है, फौजदारी कोड एक तरीके का क्रिमिनल कोड हुआ करता था, उसकी एक पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड क्या लेके आ गया, क्रिमिनल कोड लेके आ गया। ठीक है, तो ही अबॉलिश फौजदारी कोड। ठीक है, अबॉलिश फौजदारी कोड। अगला लिखिए, he established police stations, he established police stations, इसने भाई बहुत सारे क्या बनाए आपके, पुलिस स्टेशन बनाने शुरू कर दिए, पुलिस स्टेशन। फिर दूसरा लिखिए, he appointed Indians, he appointed Indians in the administrative services, he appointed Indians in the administrative service on the basis of their qualification, on the basis of their qualification, on the basis of their qualification, and he was also known as, and he was also known as, he was also known as, he was also known as father of civil services, he was also known as father of civil services, father of civil services in India, father of civil services in India। ठीक है दीपक, समझ में आ गया, फादर Yes, ऑफ sir. सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, किसको बोलते हैं? सर पहले फर्स्ट जो ICS जिन्होंने क्वालिफाई किया तो वो सुरेंद्र नाथ टैगोर जो थे ना? नहीं, वो थे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर। हाँ, सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो सर उनको इंग्लैंड में जाके एग्जामिनेशन हाँ, देना पड़ा उनको इंग्लैंड में जाना था, फिर उसके कई सालों बाद जब इंडिया में शुरू हुआ तो अलग बात, उनको इंग्लैंड जाना पड़ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला लिखिए, इन 1793, अगला पॉइंट है, इन 1793, in 1793 he introduced, in 1793 he introduced permanent settlement, introduced permanent settlement। देख लो भाई किसके बीच में थी, बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड जमींदार, ये लिख लीजिएगा प्लीज, किनके बीच में थी, बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड जमींदार। फिर एक और काम लिखिए जो बड़ा अच्छा काम था भाई, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। इन 1789, in 1789 he abolished, या लिख सकते हो prohibited या abolished slave trade। पूरी तरीके से जो स्लेव था, यानी कि दास व्यापार जो हुआ करता था, इससे बंद करवा दिया कि भाई अब स्लेव का कोई व्यापार नहीं होगा, स्लेव ट्रेड। ठीक है, तो एक कह सकते हो अच्छा था। तो सोचो हमारे यहाँ जो दास सिस्टम था, स्लेव सिस्टम, ये शुरू किया था मिडिल इंडिया में दिल्ली सल्तनत से, जो गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी, सैयद, फिर उसके बाद मुगल्स, और ये बड़ा मॉडर्न इंडिया तक देखो ना कहाँ तक रहा, 89 तक रहा। और शुरू कब हुआ होगा, जब हमारे सबसे पहले किसने अटैक किया था, महमूद गजनवी, गजनवी के बाद महमूद गौरी, और गौरी के बाद फिर उसके आगे कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी, सैयद, और फिर आपके ये मुगल एम्पायर। तो आप मानिए कि हमारे यहाँ मोटे मोटे तौर से 900 साल तक क्या रहा, स्लेव सिस्टम था। इसके पहले एंशिएंट इंडिया में रेयर ऑफ द रेयर केस में क्या मिलते हैं, स्लेव का कुछ ऐसा मिलता है, बहुत रेयर मिलता है तो वहां भी था, लेकिन इनके टाइम पे बहुत बड़ी तादाद में होता था। अब यहीं से क्वेश्चन उत्तराखंड जीएस के लिए, उत्तराखंड में वो कौन सा शहर था जो गोरखाओं के समय स्लेव की कैपिटल हुआ करता था, यानी कि सबसे ज्यादा स्लेव जो है वहां पर बिका करते थे। आपके सामने ऑप्शन है हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून या श्रीनगर। दीपा, ये गोरखाओं के टाइम की बात हो रही है। यस सर। हाँ, तो हरिद्वार, श्रीनगर और हरिद्वार। ठीक, हरिद्वार आंसर है उसका। उस समय क्या हुआ करता था, स्लेव बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था। ठीक, चलिए भाई, गोरखाओं ने भी हमारे ऊपर क्या किया था, आक्रमण किया था, कुमाऊं की तरफ से आए थे। ठीक है, उनका भी एक कहानी। सर मुगल पीरियड में जो स्लेव ट्रेड होता था तो स्लेव्स कहाँ जाते थे सर वो सब? उनको बेच दिया जाता था, या तो इंटरनेशनली किसी और देश में, या आपस में लोग खरीद फरोख्त करते थे।
और अब जैसे लोग, जैसे आज हम जाते हैं घरों के लिए वॉशिंग मशीन लेके आते हैं, उस समय इमेजिन करो लोग स्लेव मार्केट जाके क्या खरीद के लेके आ रहे हैं अपने लिए, स्लेव। इतना बुरा हाल था उस समय इंसानों का। अगला बढ़ते हैं हम लोग। एक और पॉइंट लिखो, he also shifted Nizam Court, he also shifted Nizam, ऐसे लिखेंगे, Nizam Court, also shifted Nizam Court, also shifted Nizam Court from Murshidabad, from Murshidabad to Kolkata. Nizam Court from Murshidabad, from Murshidabad to Kolkata. ठीक है, वहां से उठा के वहां ले, मुर्शिदाबाद टू कोलकाता, मुर्शिदाबाद टू कोलकाता। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मैंने करा दिया, देख लीजिए, तो हर चीज हमने भी ऐसे पड़ गए ना इसके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सर जॉन शो, एक चीज लिखा दे रहा हूं, कुछ छूटेगा नहीं, आपका आएगा तो सारे सही करके होंगे। सर जॉन शो, ठीक है। अच्छा, इसके मेंस का पेपर भी मैं देख रहा था, ना चाहकर भी लगभग 30 to 40% हम मेंस का जो सिलेबस है जीएस का वो यही कंप्लीट कर देते, क्योंकि वहां पे आपके जो मेंस का सेक्शन है वो 3-4 सेक्शन है कि 20 वर्ड्स का आंसर, फिर उसके बाद 50 वर्ड्स में आंसर, फिर उसके बाद 100 और सबसे लॉन्ग वाला है 250। तो जो हम प्रीलिम्स में काफी चीजें पढ़ रहे हैं 20 वर्ड्स वाले आंसर में, वो आपका वहां काम आएगा, मतलब यहाँ की जीएस वहां पे काम भी आपको मेंस में आएगी। जैसे हम पूछ लेंगे कि व्हाट इज ये परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, उसमें क्या लिखना है 20 वर्ड में कि भाई किसके टाइम पे शुरू हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे शुरू हुआ, किसके बीच में था, बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड जमींदार, जिसमें जमींदार टैक्स उसको देते थे ब्रिटिशर्स को, 20 वर्ष का था। ये तो लिख के आओगे उसमें। हाँ, मार्किंग सिस्टम कैसे होती है, मतलब आंसर हम लोग लिखते हैं तो नहीं, वो कहने की बात होती है, लेकिन जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि अगर खाली परमानेंट सेटलमेंट के बारे में लिखना है तो 20 वर्ड्स में आप यही लिख सकते हैं, और उसमें और ज्यादा चीजें लिख सकते हैं, क्योंकि हाईली मार्क उसमें बुक्स में और ज्यादा चीज बस खत्म। तो अगर 2 नंबर का 5 नंबर का होता है तो आपको लगभग वो 4-4.5 नंबर आराम से दे दो। नहीं, वो अलग है। कॉलेज की राइटिंग जो है वो बिल्कुल अलग है, वहां तो हम लोग क्या लिखते थे, क्वांटिटेटिव, और यहाँ क्या लिखना है आपको, क्वालिटेटिव। आप फालतू की चीज पे यहाँ पे लिख नहीं सकते, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, कहा था हमारा सर जॉन शोर, SHOR, ये लिखा है, हाँ, जॉन शोर। जो देखो भाई इसके टाइम की क्या क्या चीजें हैं। पहला लिखिए वॉर ऑफ खुर्दा, ये किसके टाइम की बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, वॉर ऑफ खुर्दा, KHURDA, खुर्दा, वॉर ऑफ खुर्दा 1795, वॉर ऑफ खुर्दा 1795, ठीक है। यस सर। ये लिखो किसके बीच में थी, जमान शाह और मराठास, जमान शाह और मराठास, बस एक ही घटना है। चलो भाई अब वो निकाल लीजिए आप लोग, क्या उत्तराखंड। आज जो हम लोग ट्रेडिशनल शुरू कर रहे थे, आज से बिल्कुल ऑर्डर वाइज कराऊंगा आप लोग को, कि साथ साथ में आप पढ़ते रहे, और देख वो परीक्षा वाली तो आप लोग रोज एक रट्टा ही मारो, जैसे रामायण महाभारत का गीता का मारते हैं, वैसे रोज 40 शुरू के पन्ने, और जब वो खत्म हो जाए तो उसके बाद कहा अगली स्टेज में आके। सर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने वो पास किया था एग्जामिनेशन ICS, पहला सत्येंद्र सर सुरेंद्र नहीं सर, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने पास किया था ICS, बट जो ऑफिसर जो फर्स्ट बने थे वो सत्येंद्र नाथ थे। ठीक है। चलो भाई लास्ट में गया था हमने, पहले मैं जरा स्लाइड खोलने वाली, फिर थोड़ा समझ में आएगा।
सर बुग्याल कर रहे थे हम, उत्तरकाशी के लास्ट हाँ नहीं नहीं आज, ग्रासलैंड्स कर रहे थे सर। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। नहीं आज मैं जरा वो ट्रेडिशनल वाला शुरू करूंगा, एक मिनट पहले जरा मैं खोल लूँ उत्तराखंड। रिवर्स का मैं बना रहा हूँ, एक दो दिन में बन जाएगा तो मैं शुरू कर दूंगा। तो मैप में बना रहा हूँ कि आप लोग को कलरफुल पेंसिल से थोड़ा समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। सर बहुत वास्ट है रिवर सिस्टम भी उत्तराखंड का ही। वास्ट है, लेकिन तभी तो मैं परीक्षा वाली साथ में लेके चल रहा हूँ कि हम उत्तराखंड की हिस्ट्री तो इतनी वास्ट है कि कभी खत्म ही नहीं होगी, लेकिन हमने मेन कर देना, उसमें से अटक गया तो अच्छी बात है। अच्छा तो जितना मुझे याद आ रहा है आखिरी का उत्तराखंड का जो ट्रेडिशन वाला कर रहे थे, कि मैंने आपको इस तरीके से कराया था कि उत्तराखंड हिस्ट्री ऐसे पार्ट में एंशिएंट, जिसमें कुडिन, शक, कुषाण, नाग, मौखरी और हर्षवर्धन, और फिर आखिर क्या है कार्तिकेय, और मिडल में कत्यूरी, चंद और परमार, और मॉडर्न इंडिया में आपके गोरखा और ब्रिटिशर्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम शुरुआत हमने की थी कुडिन से की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई एंशिएंट में जो है सोर्सेज जो पता चलते हैं, कॉइन्स है, डॉक्यूमेंट है और ब्रॉन्ज प्लेट्स हैं। और ये जो आपके थे कुडिन, इनके बारे में कुछ दिखाया था मैंने कि ये जो कुडिन है आपके, इनकी जो कॉइन्स मिले हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में मिले हैं कॉइन्स, यही लिखाया था ना। और 3 टाइप के कॉइन्स मिले हैं जो कुडिंदो के मिले हैं, पहला है अमोघभूति कॉइन्स, दूसरा है अल्मोड़ा टाइप ऑफ कॉइन्स, और तीसरा जो मिले हैं कुडिंदो के वो है चतेश्वर कॉइन्स। तो जरूरी ये है कि सबसे पहले आपको ये ऑर्डर याद हो गया होगा। एंशिएंट इंडिया में ये ऑर्डर है कुडिन, शक, कुषाण, मौखरी, हर्षवर्धन और कार्तिकेय। ठीक है दीपा, ये वाला कुछ याद हुआ ऑर्डर? सर ये याद, उसे इसके पीछे वाली स्लाइड एक बार दिखा दीजिए, वो मैंने करा नहीं है एक्चुअली। ये इसके पीछे वाला, यस सर। हाँ, ये एंशिएंट उत्तराखंड के सोर्सेज है मेन तौर पे, ये आपको याद नहीं सर, इसके पीछे वाली सर जो आपने वो जो, हाँ सर इसको मैं एक स्क्रीनशॉट लेकर बाद में कर लूंगी सर। इसको इसको ये नहीं सर, इसके आगे जो, यस ये सर। वाली, हाँ सर ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये 3 हमने पढ़ना है। वापस आते हैं हम लोग, एक मिनट जरा, एक पर्टिकुलर हमारा ऑर्डर बन जाए ना बस, उसके बाद तो हमारी गाड़ी भागेगी इसमें। तो ठीक है, तो हमने यहां तक किया था कि अल्मोड़ा कुडिन जो है, ब्राह्मीज कॉइन्स जो है, कुडिन कॉइन 3 प्रकार के हैं, 3 टाइप्स के हैं, अमोघभूति कॉइन्स, अल्मोड़ा कॉइन्स और चतेश्वर कॉइन्स। इतना ही किया था, ठीक है ठीक। और ये करा दिया था मैंने, हाँ ये दीपा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिखा था तो ये मैंने करा है ना, किया है ये सर। ये कुषाण और नाग के बीच वाला था। ठीक है, अच्छा अब लिखिए आपका, हमने कुषाण खत्म किया, एक मिनट रुको पहले हमने एक दिमाग तैयार कर लें। ये हमने कुडित खत्म किया था, ठीक है एक मिनट रुको, ठीक। कुडित के बाद अगर आप मैप की तरफ देखें तो हम सीधे अब आ रहे हैं किसमें कूद रहे हैं, नाग पे, सीधे नाग डायनेस्टी। हेडिंग डाल लो, क्या कहते हैं दीपा, नाग डायनेस्टी, प्लीज राइट डाउन हेडिंग नाग डायनेस्टी। सीधे हम पहले उस पर कूदेंगे, नाग डायनेस्टी। चलो इस पे लिखो पहला पॉइंट, नाग डायनेस्टी में लिखिए, historians found the description about Nag dynasty. Historians found the description about Nag dynasty from, किससे मिलती भाई इनको, from to Trishul script, to Trishul script, SCRIPT, टू त्रिशूल स्क्रिप्ट। अब लिख लो ये 2 त्रिशूल स्क्रिप्ट जो है वो कौन कौन से हैं और कहां कहां पर हैं। सबसे पहला जो एक त्रिशूल स्क्रिप्ट है जो नाग के बारे में बताया कि नाग कुछ उत्तराखंड में हुआ करते थे, वो है शुद्ध महादेव, शुद्ध महादेव। ये पहला त्रिशूल है, ये हमारे यहाँ नहीं है, ये है जम्मू कश्मीर JNK। तो वहां से पता चलता है कि नाग वहां पर भी थे, जम्मू कश्मीर तक में थे, और हमारे उत्तराखंड में भी थे नाग लोग। ठीक है, और दूसरा जो स्पेसिफिक है हमारे यहाँ वो है आपका कहाँ, गोपेश्वर।
ये जो चमोली में है गोपेश्वर। यस सर। तो एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि गोपेश्वर का जो त्रिशूल स्क्रिप्ट है वो किस डायनेस्टी से रिलेटेड है, तो आप टिक करके आएंगे नाग डायनेस्टी। ठीक है, फिर लिखिए इन, अगला पॉइंट बना के लिखिएगा, इन गोपेश्वर त्रिशूल स्क्रिप्ट, इन गोपेश्वर त्रिशूल स्क्रिप्ट, इन गोपेश्वर त्रिशूल स्क्रिप्ट historians found the name of four kings, found the name of four kings, चार किंगों के नाम मिलते हैं, फाउंड द नेम ऑफ फोर किंग्स। देखो भाई चार किंग कौन कौन से हैं। सबसे पहला लिखिए स्कंद नाग, जो आप देखिए लिखा हुआ है SKAND, स्कंद, स्कंद नाग, SKAND, स्कंद नाग। उसके बाद दूसरा विभु नाग, विभु नाग। उसके बाद अंभु, AMBHU, अंभु नाग, अंभु नाग। और उसके बाद आपका गणपति नाग, गणपति नाग, गणपति नाग। ठीक है, स्कंद नाग, उसके बाद विभु नाग, उसके बाद क्या अंभु नाग, और उसके बाद गणपति नाग। तो ये एग्जाम में आता है कि भाई इन चारों को ऑर्डर वाइज लगाओ। ये ऑर्डर वाइज है कि नाग डायनेस्टी के पहले स्कंद नाग आया, विभु नाग आया, अंभु नाग आया और गणपति नाग आए। ठीक, अच्छा फिर अगला लिखिए गणपति नाग, जो चौथा वाला था, गणपति नाग was the most powerful king, गणपति नाग was the most powerful king, was the most powerful king, most powerful king, most powerful king of Nag dynasty, most powerful king of Nag dynasty, most powerful king of Nag dynasty, of Nag dynasty। ठीक, चलो भाई, तो ये हमारी खत्म हुई इतनी नाग डायनेस्टी। इसमें मिसलेनियस वाला जब होगा तो एक एक करके पॉइंट करा दूंगा, एक स्केच तैयार हो जाएगा आपके दिमाग में भी। अब नाग के बाद हम आगे बढ़ते हैं, कौन सा है नाग के बाद, क्या है आपका मौखरी, और मौखरी के बाद आपका हर्षवर्धन। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो मौखरी, छोटी सी हेडिंग डाल लो मौखरी। बहुत कम एविडेंस इनके बारे में भी है, मौखरी के बारे में, लेकिन लिख लीजिए मौखरी, मौखरी। और इसमें लिखिए मौखरी में लिखिए अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस मौखरी, MAKH, या जो ऊपर लिखा हुआ है MOKHARA, मौखरी, मौखरी ended the Nag dynasty, ended the Nag dynasty, ended the Nag dynasty and captured major part of Uttarakhand, and captured major part of, and captured major part of Uttarakhand। ठीक है, and captured major part of Uttarakhand। ठीक है, and captured major part of Uttarakhand, major part of Uttarakhand। ठीक, मेजर पार्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक, तो ये हो गया आपका मौखरी का। फिर एक और पॉइंट लिखिए ग्रह, ग्रह मैं स्पेलिंग लेता हूं GRA, ये मौखरी में कर रहे हैं, ग्रह GRA, ग्रह मर्द MARD, ग्रह मर्द। देखो नाम सारे संस्कृत के हैं तो थोड़ा अजीब लगेगा। ग्रह मर्द, ग्रह मर्द was the last Maukhri king, Graham was the last Maukhri king, last Maukhri king। ठीक है, तो यहां पे आपके खत्म हुई कौन सी, मौखरी डायनेस्टी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है भाई आपका, मौखरी के बाद हर्षवर्धन, लिख लीजिए हर्षवर्धन। तो सबसे एक बेसिक पॉइंट आपसे पूछ लेंगे कि हर्षवर्धन बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी, जो मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो। दीपा, यस सर। हर्षवर्धन किस डायनेस्टी का किंग था? सर पुरुष, ऐसे कुछ था।
पुष्यभूति, ठीक है। तो इसको लिखो, पुष्यभूति। पहला वर्ड लिखो हर्षवर्धन। हर्षवर्धन belongs to पुष्यभूति डायनेस्टी। हर्षवर्धन belongs to पुष्यभूति डायनेस्टी, belongs to पुष्यभूति डायनेस्टी। हर्षवर्धन belongs to पुष्यभूति डायनेस्टी, ठीक। तो हर्षवर्धन को ध्यान रखना कि इसका मेजॉरिटी ऑफ जो कॉन्सेंट्रेशन था वो दिल्ली, अफगानिस्तान, ईरान और ये नॉर्थ इंडिया का था। हमारे तरफ पे इतना असर था, तो इसीलिए कहते हैं कि हर्षवर्धन के टाइम पर उसकी डोमिनेंसी थी तो उत्तराखंड में, पर जो छोटे छोटे राजा महाराजा वो यहाँ पे रहा करते थे, उनके बारे में हमें इतना इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है कि वो क्या इसका अपोज करते थे या इसके साथ में रहते थे। बट एक एविडेंस क्या मिलता है कि जो लास्ट मॉकरी किंग था, कौन, ग्रह, क्या लिखा था, ग्रहमर्द, वो जब मरा उसके बाद जो उसका बहनोई था उसके पास सारा का सारा साम्राज्य आ गया, लेकिन वो पपेट की तरह काम कर रहा था, किसके लिए, हर्षवर्धन, ठीक है। लेकिन कुछ एक चीज पॉइंट लिख लीजिए हर्षवर्धन के टाइम की जो थी, देखिए ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ हर्षवर्धन, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ हर्षवर्धन, टेन्योर ऑफ हर्षवर्धन, चाइनीज ट्रैवलर, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ हर्षवर्धन, चाइनीज ट्रैवलर, मुझे पता है। हाँ, कौन सर, वो मुझे नाम पता है सर उसका। चलो मैं एक मिनट, एमसीक्यू में आएगा तो याद आ जाएगा मुझे, पूरा हो सकता है तो लिख लो, उसको पूरा करो। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ हर्षवर्धन, चाइनीज ट्रैवलर वेन साम, यस सर, ठीक है, वेन या वीएन कर लो या डब्ल्यूएन कर लो, वेन साम, वेन साम, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ हर्षवर्धन, वेन साम visited ब्रह्मपुर, विजिटेड ब्रह्मपुर। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कहां पर आया था, विजिटेड ब्रह्मपुर, बात करनी है, चलो, विजिटेड ब्रह्मपुर। सब कुछ अपनी लैंग्वेज में कुछ हाँ, क्या बोल रहे थे, हरिद्वार और उत्तराखंड को कुछ नाम भी देके गया था वो। हाँ उसमें करेंगे, सब करेंगे, हाँ वो नाम याद आया, क्या दिया था सर? हाँ, मुझे हरिद्वार का पता है सर। हाँ, उसका नाम भी इसने चेंज किया था सर हरिद्वार को सर मोयूलो कुछ ऐसे बोला था, मोयूलो, अभी लिखा रहा हूँ, चाइनीज में इसने लिखा था मोयूलो। हाँ कहा तक वो, सर विजिटेड ब्रह्मपुर। हाँ विजिटेड ब्रह्मपुर, ठीक है, विजिटेड ब्रह्मपुर एंड गेव द नेम, और क्या नाम दिया ब्रह्मपुर को, गेव द नेम पोली हिमोपुलो, नाम बड़ा अजीब सा है, पोली हिमोपुलो, पोली हिमोपुलो, ये उसने यहाँ के नाम दिए। हेनसांग, विजिटेड हेनसांग ब्रह्मपुर and gave the name Polyhimopulo, ठीक है। तो जो ब्रिटिश हिस्टोरियन है कनिंगम, वो कहते हैं कि ब्रह्मपुर का मतलब था पूरा गढ़वाल और पूरा कुमाऊं, वो ये मानते हैं कि ब्रह्मपुर का मतलब ये था, यानी कि पूरे के पूरे गढ़वाल कुमाऊं को उन्होंने एक साथ क्या नाम दे दिया था, पोलीहिमोपुलो। ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए अब अगला लिखिए, सीधा आते हैं नेक्स्ट, आपका थर्ड वाला लास्ट, तो पवार कहां से आ गया, क्या था हमारा, कार्तिकेयपुर, ये तो था, देखो एक मिनट लिख लीजिए, हेड डाल लीजिए कार्तिकेयपुर, ठीक है। दीपा देखो, ये हर्षवर्धन तो आपका वो है किंग का नाम, वो पुष्यभूति डायनेस्टी हो गई, ठीक है, लेकिन बाकी जो है वो आपकी डायनेस्टीज के नाम थे। हाँ, जैसे मौखरी है, कुषाण है, कुरिंद है, नाग है, ये सब क्या डायनेस्टीज के नाम। लेकिन मजेदार बात ये है और कंफ्यूजिंग बात ये है कि इनके बारे में कहीं एक जगह सोर्स मिलता नहीं, कोई इतिहासकार कहता है कि ये थे, कोई कहता है कि नहीं, ठीक है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा इसको, हाँ
सब पहले मतलब जितना मुझे पता है कि जो उत्तराखंड है ना उसको जो नंदा देवी माउंटेन्स है वो उसकी बाउंड्री थी। हाँ, 2 पार्ट में उसे डिवाइड करता था, केदारखंड और मानसखंड में। मानस खंड, वो तो बहुत पौराणिक बात की बात कर रहा हूँ, जो इससे भी कहते हैं कि पहले की बात थी आपकी, ठीक है। उसमें क्योंकि उसमें कोई लेख मिले नहीं, और मेरे भी लेख तो काम पा तो मैं वो पढ़ने में आ रहा था, उनका एग्जैक्ट बाउंड्री मिल नहीं रही, तो कहते कि ऐसा ऐसा कर दो केदारखंड और मानस खंड, तो अभी इन्होंने बात बोली, ठीक है। चलिए भाई, अगला हम लोग करेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश। लिखिए, जैसे ये लिखा है यहाँ पर, कार्तिकेयपुर, कार्तिकपुर डायनेस्टी, हेडिंग डाल लो, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी। इसका टाइम लिखो भाई, इसका टाइम मिलना शुरू होता है, जो कई तरह, इसमें भी बहुत डिस्प्यूट है कई किताबों में कि कई कहते हैं गलत दे दिया टाइम। देखिए 700 एडी, 700 एडी टू 1050 एडी, 700 एडी टू 1050 एडी, 1050 एडी, 1050 एडी। चलो भाई, इसको लिखो पहला पॉइंट। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, according to historians, according to historians, they establish first united political dynasty in Middle Himalayas. First united political dynasty, united political dynasty in Middle Himalayas. यूनाइटेड पॉलिटिकल डायनेस्टी इन मिडिल हिमालयस। पहला पॉइंट तो ये हो गया, यूनाइटेड पॉलिटिकल डायनेस्टी इन मिडिल हिमालयस, इन मिडिल हिमालयस। अगला लिखिए, फ्रॉम 700 टू 1050, जो ऊपर लिखा भी आपने, फ्रॉम 700 टू 1050 एडी, कार्तिकेयपुर, कार्तिकेय, ठीक है, कार्तिकेय, कार्तिकेयपुर was the capital of this dynasty, was the capital of this dynasty, was the capital of this dynasty, was the capital of this dynasty. फिर लिखो, according to historians, three families has been ruled in Kartikapur dynasty. 3 families has been ruled in Kartikapur dynasty. यानी कि 700 से 1050 एडी कितने साल हो गए? 350 ना, तो 350 तक ये 3 फैमिलीज ने रूल किया था। It has been ruled in Kartikapur dynasty and the heads of the families were, उन्हीं के नाम से हम याद रखेंगे इनको, the heads of the families were, देखो भाई कौन कौन थे heads of the families were। सबसे पहला नाम लिखिए, शायद कभी आपने सुना हो, आपका बसंत देव। सबसे पहला नाम जो है बसंत देव, BASANT, बसंत देव, ये पहला नाम हो गया, ठीक है, बसंत देव। दूसरा नाम लिखिए श्री, जो दूसरी फैमिली के हेड थे, श्री निम्बर, श्री निम्बर, NIMBER, श्री निम्बर, बसंत देव, उसके बाद श्री निम्बर, श्री निम्बर, श्री निम्बर, और उसके बाद आखिरी में सलोण, थर्ड जो फैमिली एक आई थी उसके जो हेड थे, इंग्लिश में लिखता हूं, SALOR, सलोण दित्या, सलोण दित्या, ठीक है, सलोण दित्या, SALORDITY, सलोण दित्या। तो पहले हो गए बसंत देव, उसके बाद हो गए श्री निम्बर, और उसके बाद सलोण दित्या। तो ये कार्तिकपुर के 3 कहते हैं फैमिलीज आई थी, और 350 साल तक इन्होंने राज किया था। एक और पॉइंट लिखो जो काम का है, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस,
around 40 kings, sorry, 14, around 14 kings, around 14 kings ruled on Uttarakhand, under this three families. Around 40 kings ruled on Uttarakhand under this three families. याद रहेगा? ठीक है. अब कई लोग ये 14 के नाम लिखा रहे हैं, याद कीजिए, वो ऑर्डर भी दिखा रहे, याद भी करा देंगे 14 नाम याद करो, वो आएगा नहीं आपके एग्जाम. इतना याद कर लो आपके लिए सफिशिएंट. दीपा समझ में आया? हाँ दीपा, हो गया? यस सर. ठीक है, चलो अब अगला लिखते हैं हम लोग. अब शुरू करते हैं सीधा, जो एक बड़ा ऑर्डर वाइज शुरू का ढंग से. हेडिंग डाल लीजिए, पवार डायनेस्टी. अच्छा, अब ध्यान रखना, एंशिएंट में जो ये मैंने आपको लिखाया है, इसमें कुछ नया मैं आपको लिखाता रहूंगा मिसलेनियस टाइप से. लेकिन आपको हर बार से जब भी नोट्स खोलोगे सुबह अपने उत्तराखंड के लिए, ये मैप सबसे पहले खोलोगे. कौन सा? ये वाला, कि भाई हमने क्या एंशिएंट में है, कुरिन, शक, कुषाण, नाग, मौखरी, हर्षवर्धन और कार्तिकेय. और उसके बाद ये नोट्स एक बार रिवाइज मार लिया. उसके बाद मैं आपको लगातार एंशिएंट से कुछ ना कुछ लिखाता रहूंगा मिसलेनियस टाइप का. उसमें कुछ कुरिन का होगा, कुछ शक का होगा, कुछ कुषाण का होगा, कुछ नाग का होगा. तो एक दिमाग में रहेगा कि ये मौखरी का पॉइंट है, ये कार्तिकेयपुर का पॉइंट है, ये शक का पॉइंट. समझ आ गया दीपा? यस सर. ठीक है, क्योंकि आपके एंशिएंट से और मिडिवल से नहीं, एंशिएंट से लगभग आप कोई भी जो पीसीएस से लेकर आरओ रिव्यू अफसर का उठा के देख लो, लगभग यहाँ से आपके 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आए, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए. उसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे रहे? हमेशा मिडिवल और मॉडर्न से. ठीक है, ये हिस्ट्री का सेक्शन है, बाकी वो नदी नाले और वो रिवर जो है वो अलग से. चलो भाई, इसमें लिख लो. शुरुआत करते हैं, थोड़ा आज शुरुआत कर देते हैं कि हमको याद रहे हमने कहाँ तक कहा था. पवार ये इसमें ना, ये ना. अच्छा, कई इसमें जो लिखा हुआ है वो आपका हिंदी में परमार है या पवार है, एक ही चीज है. हाँ, परमार या पवार. ठीक है दीपा, हो रहा है? परमार या पवार? दीपा लिख दिया? हाँ, मिडिल डाल दो यहाँ से. हाँ दीपा बोलिए. सर कहाँ से स्टार्ट किया था सर? मेरा फोन आ गया था एक्चुअली, बहुत इंपॉर्टेंट था. अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग अब वो शुरू कर रहे हैं ना, मिडिल इंडिया का पार्ट. अब एंशिएंट हमारा हो गया, अभी के लिए हो गया. एक स्केच तैयार कर दिया, बिल्डिंग ब्लॉक्स तैयार कर दिए. इसको हम अब बीच में फिलअप करते रहेंगे. जब भी कुछ नया पॉइंट्स मिलेगा मैं लिखाता रहूंगा बोल के कि भाई ये एंशिएंट का पॉइंट है. तो जब भी आप एंशिएंट का पॉइंट लिखेंगे तो ये आपको रट्टा मार लेना. अब तक 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डायनेस्टी ऑर्डर वाइज तो रट्टा मारनी है. ठीक है दीपा? यस सर. और इसके बीच की क्या थी? बहुत परेशान कर रहे हैं वो भी. ये रहा 9 है, जो हॉय, परवर्ती, कुरिंद, शिव भवानी, कुलूत, योगशाला, मित्र वंश, कार्तिकेयपुर वंश, छागलेश और यादव. अच्छा, इनके बारे में इतना सर्च कर लो, कुछ मिलता ही नहीं ज्यादा. लेकिन यहाँ से पता चलेगा कि भाई ये यदु तो भूल गया ना, यदु. तो यानी कि टोटल जो है आपके इसके बीच में कितनी हो गई आपकी? 10 हो गई आपकी. हाँ, यहाँ आपकी टोटल 10 हो गई. ठीक है दीपा? ये इसके बीच में 10 है, तो कितनी हो जाएगी? 10 और ये मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 17. तो अगर देखा जाए तो एंशिएंट इंडिया में कितनी डायनेस्टीज हैं? 17 डायनेस्टीज हैं. ठीक है, तो जिस दिन उसको पूरा कर लेंगे उस दिन हम उत्तराखंड में क्या लिखेंगे? किताब लिखेंगे पीएचडी करके. ठीक है दीपा? तो जो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे उसको कराते हैं, और वो प्लीज 40 पन्ने रोज रिवाइज करेंगे. चलो भाई, ये इसको शुरुआत कर देते हैं हम लोग. हेडिंग दे रहा मैंने. हाँ दीपा ठीक है? हेलो दीपा, आवाज आ रही है? दीपा को आवाज नहीं आ रही क्या? माइक तो ऑन. दीपा माइक ऑन है आपका? सर क्रैक हो रही है बीच में, बट आ रही है. कुछ चीज तो नहीं कर दिया बस. थके तो नहीं दीपा? चलो, वो सर मेरा नेटवर्क इशू. नहीं क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं थोड़ी देर के लिए बस. हेलो, नेटवर्क इशू है ना उसका. चलो कोई रिकॉर्डिंग नहीं.
मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा फिर। चलो कहाँ थे हम लोग? पवार में थे ना। चलिए भाई पवार में शुरू करते हैं। तो परमार बोल रहे हो या पवार बोल रहे हो, हर जगह ऐसी है, या कई बुक्स में लिखा हुआ है गढ़वाल के परमार या परमार ऑफ गढ़वाल। ठीक है, तो एक वही बेसिक क्वेश्चन लिखिए भाई। पहला, सबसे पहला, कनकपाल was the founder of Pawar dynasty. Kanakpal was the founder of Pawar dynasty. ठीक है, founder of Pawar dynasty, and he established this dynasty in 1888. सर 1888 sorry 888, sorry लिख दिया, 888 लिखा दीपक। यस सर यस अब सर अगर यही आप देखें तो इसके पहले जब हमने पढ़ी थी कार्तिकेय, उसका टाइम क्या था? 700 से लेकर 1050। यानी कि जब कनकपाल ने यहाँ पे पवार डायनेस्टी स्टैब्लिश की थी तो उस समय पहले से यहाँ पे कौन सी कर रही थी? कार्तिकेय। और यहीं पर ओवरलैपिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, कहां पर लिखो? एट चांदपुरगढ़ चमोली। शुरुआत कहां से की थी दीपा? लिख लीजिए, एट चांदपुरगढ़ चमोली, चांदपुरगढ़ चमोली। ठीक है दीपा? यस सर ठीक, तो कुछ अंदाजा मिल रहा है, स्केच तैयार हो रहा है दिमाग में कि एंशिएंट का कहां से कहां तक हो गया, मेडुअल कहां से कहां हो गया, तो इसको आगे बढ़े। ठीक है, चलो तो 1 बजने वाले हैं। चलो फिर आज के थोड़ा इतना ही रखते हैं हम लोग। नहीं पढ़ाने को तो मैं और पढ़ाता जाऊँ, लेकिन मुझे अभी दूसरा का भी वो करना है। आज से मेंस का बैच भी शुरू हो रहा है ना। जो पुराने बच्चे हैं वो प्रीलिम्स में पढ़ के सीधे किसमें कूद रहे हैं? प्रीलिम्स से पढ़ चुके हैं पहले वो लोग, अब वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो इसमें मैं हर 2 दिन में या 3 दिन में ऐसे 20 क्वेश्चन दिया करूंगा। ठीक है, क्या करें? वो 20 क्वेश्चन शुरू में करोगे कि बाद में करना पसंद करोगे? क्लास के बाद वो आप बताओ दीपा, स्टार्टिंग में कि क्लास के बाद? सर जब भी आप बोले। जब भी मैं बोलूं, ठीक है, लेकिन शुरू में हमें थोड़ा माइंड फ्रेश रहता है, थोड़ा सा हो जाते हैं। तो आज का स्कोर आपका तो ठीक है, सेटिस्फाइड। दीपा आपका स्कोर थोड़ा सा डामाडोल है, तो मैं फिर से आज वही क्वेश्चन बनाऊंगा उसी किताब के शुरू के 40 पन्नों से। ठीक है दीपा? यस सर ठीक है, चलो फिर कल क्लास कल रहने देते थोड़ा, संडे को मुझे कहीं निकलना था, तो बच्चे बाहर निकलने के लिए बोल रहे थे। मंडे को क्लास करेंगे दीपा, ठीक है? यस सर चलो फिर, ओके, चलो थैंक यू। थैंक यू सर।